नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है अहंकार, जिसका पहला हिस्सा आप कल पढ़ चुके हैं। आज हम कहानी का दूसरा भाग पढ़ेंगे। कहानी में एक लड़का है, एक लड़की है। लड़का अमीर है, लड़की गरीब है। लड़के को लड़की बहुत पसंद आ गई क्योंकि लड़की बहुत खूबसूरत थी। बाद में मालूम पड़ा कि लड़की गाती भी अच्छा है, लड़की कलाकार भी है, पेंटिंग चित्रकारी बहुत अच्छा करती है। लड़के ने निश्चय कर लिया था विवाह करना है तो इसी से, लेकिन लड़की गरीब थी इसलिए पिता का घोर विरोध था। लड़की लड़के के बराबरी की थी इसलिए माँ का घोर विरोध था। लेकिन इन सारे घोर विरोध और संघर्ष के बाद में लड़के ने लड़की से विवाह तो कर ही लिया, लेकिन पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी पे। उसके परिणाम के लिए वही जिम्मेदार रहेगा, यह भान रखकर। विवाह के कुछ दिन बड़े सपनीले बीते और उसके बाद में शुरू हुआ वास्तविकता से साक्षात्कार। जमीन पर पांव रखकर काम करने के दिन। अब लड़की के गुण दुर्गुण सब धीरे धीरे उजागर होने लगे। लड़के को आगे चलकर ऐसा लगता है शायद लड़की का चुनाव करने में उससे गलती हो गई, लेकिन क्योंकि विवाह के परिणाम की जिम्मेदारी के साथ उसने विवाह किया था, इसलिए अब उसे किसी तरह से विवाह निभाना था। लड़की अहंकारी है और किसी छोटी बात पर घर में कलह हो जाने से उसने अपना बैग भर लिया है पीहर जाने के लिए। पति उसे समझा रहा है, सास ने भी उसे समझाया है। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। अब शुरू करते हैं दूसरा भाग, अहंकार। माँ ने ऊपर जाते हुए चढ़ाव के पास खड़े होकर आवाज लगाई, संजीव संजीव, तुम नीचे आओ जल्दी। फिर बहू को भी आवाज लगाई, बहू तुम भी बेटा नीचे आओ तो। बहू ने सास की सुनी अनसुनी कर दी और बेटा दो दो सीढ़ियां फलांगता हुआ नीचे उतर आया। रसोई में उसके पिता चाय ले रहे थे। इस समय वे रोजाना घर पर नहीं हुआ करते थे। वे सुबह उठ के सैर पर निकल जाते थे और फिर वहां से आते हुए लाइब्रेरी होकर आया करते थे। आज वे जल्दी आ गए थे, लेकिन संजीव को वे घर में हैं इस बारे में जानकारी नहीं थी। अचानक उन्हें वहां बैठे देखकर वह अकबका गया। अपने वैवाहिक जीवन की असफलता का प्रमाण पिता के सामने आ जाने से वह शर्मिंदा भी हो गया। अभी तक उसने पत्नी से इस तरह से बहसबाजी या पत्नी और सास के बीच में होने वाले कटु संवाद की पिता को जरा भी भनक नहीं लगने दी थी। वह अक्सर ऐसे प्रसंग उनके सामने घटित न हो इस बात की दक्षता लिया करता था। अभी तक वह अपने वैवाहिक जीवन सुखी होने का दिखावा कर रहा था। वो सारी पोल खुल गई और यही सब सोच के उसका गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच गया। कल रात का जो रामायण शुरू हुआ था वही आगे चल रहा है, ये उसकी माँ समझ गई। लेकिन पति के सामने उसे बेटे के साथ में इस विषय पर चर्चा नहीं करनी थी, क्योंकि बेटे ने जब विवाह के लिए माँ को मनाया था, अपने मन के विरोध के बावजूद भी उसने बेटे का साथ देकर पति को मनाया था। आखिर इस सारे अपयश का ठीकरा पति उसी के सिर फोड़ेंगे, ये जानकर अपने चेहरे को शांत, अपने आवाज को संयत बनाए रखते हुए कहा, संजीव मुंह धोकर आओ। लेकिन माँ की आवाज संजीव के कानों में नहीं पहुंची। उसने सुनी नहीं। वो गुस्से में बोला, माँ तुम्हारी बहू पियर जा रही है। डाइनिंग टेबल के पास कुर्सी पर बैठकर आराम से चाय पी रहे अपने पति की ओर माँ की नजर गई। वे ऐसे बैठे थे मानो पास पड़ोस का कोई किस्सा सुन रहे हो। उनके चेहरे पर एकदम निर्विकार भाव था और वे आराम से दीवार की तरफ देखते हुए चाय पी रहे थे। बावजूद इसके वे समझ गई कि पति के कान पूरी तरह से सजगता से माँ और बेटे के बीच चल रहे संभाषण को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। उन्होंने जैसे कुछ हुआ ही न हो इस तरह से पूछा, संजीव अभी जा रही हो पीहर? क्यों? संजीव ने अपने क्रोध को चिल्लाकर और जाहिर करते हुए कहा, हाँ अभी जा रही है, इसी समय, जाने दो उसे। घटना ज्यादा तूल न पकड़ ले इसलिए उन्होंने लिपापोती करते हुए कहा, अरे हाँ बेटा, बहुत दिन हो गए बहू को मायके गए हुए, मैं उसे भेजने ही वाली थी मायके। मैं देखती हूँ, तुम मुंह धो के आओ और चाय पियो, चाय ठंडी होती जा रही है।
संजीव चुपचाप मुंह धोने के लिए चला गया। उसके पीछे माता पिता के बीच में क्या बातचीत हुई, इस प्रसंग को लेकर उसे सुनाई नहीं दिया। उसने सुनने की चेष्टा भी नहीं की, लेकिन उसने यह अंदाज बांध लिया था कि पिता ने किस तरह घर में क्या चल रहा था और ये घटना किस तरह की है, इस संबंध में माँ से पूरी जानकारी ले ही ली होगी। प्रिया ने मायके जाने का तय कर लिया है, इसका मतलब वो जाएगी ही जाएगी। अब उसे किसी तरह से मनाया या रोका तो जा ही नहीं सकता। ये जानकर संजीव की माँ ने सोचा कि घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, इनके सामने घर की इज्जत मिट्टी में ना मिले, घर की साख बनी रहे, इसलिए उन्होंने जैसे कि वो खुद ही बहू को उसके पीहर भेज रही है, इस लहजे में कहा, हाँ जाने दे उसे। माँ की बात सुनकर संदीप पत्नी को स्टेशन तक छोड़ने जाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन उसने अपनी बैग हाथ में उठा ली और बोली, स्टेशन तक मुझे छोड़ने आने की किसी को जरूरत नहीं। उसकी बात सुनकर संजीव चुपचाप आराम से बैठ गया। प्रिया चली गई। उसके जाने के बाद में संजीव को ऐसा लगा जैसे उसके मन में एक भयंकर खालीपन पसर गया है। पत्नी के विरह से अधिक अपना विवाह असफल हो गया है, इस बात का उसे ज्यादा खेद हो रहा था। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी उसकी जिंदगी में इस तरह का कोई प्रसंग हो जाएगा। माता पिता का विरोध सहकर भी उसने उसकी पसंद की कन्या के साथ विवाह किया था। इस बात को लेकर उसके सभी दोस्तों ने उसकी कितनी सराहना की थी, कितनी प्रशंसा की थी। उन्हें जब पता चलेगा कि प्रिया ससुराल छोड़कर पीहर चली गई है, तब वे उसकी कितनी हंसी उड़ाएंगे, कितनी खिल्ली उड़ाएंगे और उसके निर्णय को कैसे गलत साबित कर देंगे। ये सोच सोचकर संजीव अपने आप को शर्मिंदा और अपमानित सा अनुभव कर रहा था। उसका सारा आत्मविश्वास जाता रहा। सारा दिन वह अपनी अभ्यासिका में किताब हाथ में पकड़े लेटा रहा। किताब पकड़ी जरूर थी, लेकिन किताब में उसकी नजरें कुछ भी पढ़ नहीं रही थी। किताब के शब्दों की जगह उसकी आंखों के सामने विवाह से लेकर तो अब तक की एक एक घटनाएं चलचित्र के समान सरकती जा रही थी। अब वह तटस्थ भाव से प्रिया की एक एक गतिविधि, एक एक क्रियाकलाप का अपने ही मन में पुनरावलोकन करने लगा। जब से वह घर में आई थी, तब से तो आज के दिन तक का। घर में प्रिया के सबके साथ अजीबोगरीब व्यवहार का उसे कुछ आकलन ही नहीं हो रहा था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। घर में वह इकलौता था। बहन उसने ससुराल में सुखी जीवन जी रही थी, इसलिए उसका भी इस घर में किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं था। सास भी बड़ी सीधे स्वभाव की थी, ममतालु भी थी, और पिता, उनका सारा व्यवहार बैठक में चलता। बैठक के अंदर घर में जो भी क्रियाकलाप होते, वे उसमें किसी भी तरह से दखल नहीं देते थे। घर में न जेठानी न देवरानी, इसलिए न किसी से ईर्ष्या न किसी से द्वेष। उसके पिता अपने प्रतिष्ठा को ही प्राण समझते थे और इसी वजह से उन्होंने उसके विवाह को विरोध भी किया था। एक बार रिश्ता तय हो जाने के बाद में उन्होंने प्रिया के पिता से, उनका स्तर कितना भी नीचा था, वे कितने ही गरीब थे, फिर भी उनके साथ में सामान्य व्यवहार ही किया था। न उन्होंने बहू को ही कभी इस विषय में एक शब्द से भी दुखाया। संजीव जानता था कि उसकी माँ इतनी सरल स्वभाव की है कि वह बिना वजह बहू को सास का रौब दिखाने से रही। बहू के कितने लाड करती थी वो, शुरुआत में कितना प्यार से रखा। शादी के 2-3 दिनों के बाद में पड़ोस में कोई रिटायर्ड जज रहते हैं, उनके यहाँ संजीव और प्रिया को चाय पर बुलाया था। उस दिन माँ ने प्रिया को अपने हाथों से तैयार किया था। उसके सुंदर बालों का एक खूबसूरत सा जोड़ा बना दिया था। अपने हाथों से उस जोड़े के ऊपर बेला का गजरा लपेटा था। बड़े मनोहार पूर्वक उसे मोतिया कलर की बनारसी साड़ी पहनवाई थी। गले में मोतियों का हीरो के पेंडेंट वाला नेकलेस, कानों में वैसे ही बड़े बड़े झुमके और हाथों में उसी तरह की चूड़ियाँ। स्वयं माँ ने ही तो उसे अपने हाथों से बड़े प्यार से सजाकर भेजा था। चाय पान के बाद में जब पड़ोस से संजीव और प्रिया घर पे लौटे थे, तब माँ उनका इंतजार करती हुई दरवाजे में ही खड़ी थी।
इन दोनों को देखकर माँ ने उन्हें वहीं रोका और बड़े प्यार से प्रिया को निहारती रही थी। वाकई प्रिया एकदम खानदानी कुलवधू से किसी बात में कम नहीं दिख रही थी। इतनी प्यारी और इतनी माननीय दिख रही थी। फिर वह तुरंत अंदर गई और अंदर से नून मिर्च लेकर आई और इन दोनों के ऊपर से उतार कर फेंक दी। नजर उतारते हुए माँ की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला रहे थे। उस दिन जो परिधान प्रिया ने पहन किया था, वह परिधान देखकर मन ही मन बड़ी प्रसन्न थी। लेकिन उसी परिधान पर प्रिया मन ही मन बहुत नाराज थी। यह उसकी नाराजी धीरे धीरे मुखर होने लगी थी। ससुराल के सभी लोग नए रहते हैं, धीरे धीरे आपस में रिश्ता बनता जा रहा होता है। जिस तरह से रेशम का कीड़ा अपने आसपास अपना विश्व तैयार करता है, आसपास कोश बुनकर, वैसे ही नई बहू को भी ससुराल में आकर अपने प्यार से सबके साथ में एक मोहक रिश्ता तैयार करना, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। संजीव को लगा कि दीदी अपने परिवार में कितनी सुखी है। वह उसके परिवार में सबकी लाडली भी है। उसके घर में उसके 2 जेठ हैं, जेठानियां हैं, एक देवर देवरानी भी है, सास ससुर है, 2 ननंदे हैं। इन सब के बीच में भी वह सबका दिल जीतकर सबकी लाडली बन गई है, चहेती बन गई है। ससुराल में सबके दिलों में घर करके रहने की उसकी इच्छा ही उसे सबके लिए सब कुछ करने और सहने की ताकत देता है। दीदी भी तो पढ़ी लिखी है, लेकिन उसकी ये पढ़ाई लिखाई उसके व्यवहार में समझदारी के रूप में परिलक्षित होती है। लेकिन प्रिया में दूसरों के सामने झुकने की प्रवृत्ति जरा भी नहीं है। दूसरे का मन संभालना उसे ऐसा लगता है मानो उसकी खुद की हार है उसमें। कितनी जिद्दी है वह स्वभाव से, जो वह कहेगी बस वही होना चाहिए। उसके इस स्वभाव के कारण पल पल घर के लोगों का दिल दुखता रहता है। ये उसे पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता। किसी भी तरह से समझाने पर भी ये बात उसके गले ही नहीं उतरती, बल्कि उसे जो भी बात बताई जाए उसका वह हमेशा गलत ही अर्थ लगा लेती है। क्यों नहीं समझती वो? माँ ने इतने प्यार से जब उसे दूध लेने के लिए कहा था, तो क्या जवाब था उसका? मेरा पीहर गरीब है, हमारे यहाँ पर दूध वूध कुछ नहीं मिलता। मालूम था ना आपको? अगर मेरे मायके में भी दूध वूध खूब अच्छा होता तो मैं भी मोटी ताजी होती। संजीव और माँ दोनों की किसी भी बात का सिरा खींच तान कर वह ले जाकर अपने पीहर की गरीबी से जोड़ती है और फिर उसी तरह से कटु वाक्य उछालती रहती है। संजीव समझता है कि पीहर की गरीबी को लेकर प्रिया के मन में एक हीनता ग्रंथि बनी हुई है और उस वजह से वह आत्म केंद्रित बनी हुई है। सबके बीच में हंस बोलकर मीठे व्यवहार से सबके साथ में रहना उससे नहीं हो पाता। संजीव सोचने लगा, वाकई क्या मेरा चुनाव गलत रहा? शायद पत्नी का चयन करने में मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई है। शायद मैं उसके रूप पर ही मुग्ध हो गया था। वैसे ये तो सर्वविदित है कि गुलाब में कांटे तो होते ही हैं, लेकिन ये कांटे इतने तीक्ष्ण होंगे और पूरे समय चुभते रहेंगे, ऐसा नहीं सोचा था। प्रिया के सुंदर मोतियों जैसे दांतों से बिच्छू जैसे चुभने वाले दंश करने वाली बातें ही निकलेंगी, ये विवाह से पहले कैसे जान सकता था मैं? माँ ने जो बात कही थी वह सच ही होगी शायद से। पति पत्नी के उम्र में कुछ अंतर तो होना बहुत जरूरी है। पत्नी उम्र में छोटी होने पर अपने आप ही वह पति का आदर करती है, उससे थोड़ा दब कर भी रहती है। यह आदर और एक प्रकार का जो डर है, यही उनके गृहस्थी में वाद विवाद के कटु प्रसंगों को उनके बीच उपस्थिति नहीं होने देता। ऐसा अंतर न होने पर तू तू मैं स्वाभाविक रूप से होती रहती है। पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन की सारी मधुरता कड़वाहट में बदल जाती है। सच्चा प्यार एक दूसरे के प्रति आदर में निहित है। माँ के मन में पिताजी के लिए आदर युक्त भय भी है और पिताजी भी माँ को कितना सम्मान देते हैं। मेरे प्रति कभी प्रिया को इस तरह का आदर मैंने तो नहीं देखा। अगर उसके मन में मेरे लिए जरा सा भी आदर होता तो आज वो जिस तरह से घर छोड़ के निकल गई, ऐसा करने की हिम्मत ना करती।
एक पति अपनी पत्नी को समानता का दर्जा देकर उससे व्यवहार करता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वह पग पग पर अपने पति की अवहेलना और अपमान करे। प्रिया का ये स्वभाव कभी बदलेगा? उसमें उसके अंतस में जो हीन भावना की ग्रंथि है, कभी वो खुलेगी, घुलेगी? इस घर के संस्कार, इस घर के स्नेह और ममता के बंधन में वो कभी बंधेगी भी? क्या वह इस घर को कभी अपना मान भी सकेगी? इसी प्रकार के विचार करते करते संजीव का हृदय व्याकुल हो उठा। घर में जो घटना घटी थी, वह सारा घटनाक्रम पिता के ध्यान में आ चुका था। उन्हें इस बात का बहुत दुख था, लेकिन उनका ये कहने का, जताने का अंदाज अलग था। एक दिन वे अपनी पत्नी से बोले, देखा, बेटे ने अपनी पसंद की लड़की से विवाह किया, उसका परिणाम देख लिया तुमने? चली गई ना सब छोड़ के। अरे चली कहाँ गई है, आ जाएगी, अभी उसे समझ कम है। घटनाक्रम पर पत्नी की इस लीपापोती के असफल प्रयास को देखकर वे हंस पड़े। सुनती हो, अरे तुम जब विवाह करके इस घर में आई थी तो तुम केवल 14 बरस की थी, लेकिन उस समय तुम्हारा जो समझदारी का स्तर था, आज तुम्हारी 24-25 साल की बहू के अंदर दिखाई नहीं देता है। भले ही वो पढ़ी लिखी है, उम्र में भी बड़ी है, लेकिन दिखती है कहीं उसमें समझदारी? अजय, मैं तो बहुत पुराने समय की थी ना, वो समय ही अलग था। शायद आज के युग में लड़कियों की समझ कम होती जा रही है, ऐसा ही दिखता है मुझे। चलो, काल की महिमा है। ये कह के माता ने उस विषय का पटाक्षेप किया। घर का रोजमर्रा का सारा व्यवहार बिना किसी परिवर्तन के चल रहा था। संजीव बेचारा अपने मन की उदास दोलायमान स्थिति को अधिक से अधिक छुपाने का प्रयत्न करके व्यवहार करता जा रहा था, लेकिन उसके स्वभाव में पहले जो उत्साह था, प्रसन्नता थी, अब वो नहीं रहा। बिना कोई खास कारण के बहू बिना किसी को बताए गुस्से में अचानक ही पीहर चली गई। इस बात को सोच सोच कर माँ के मन में भी बहुत ज्यादा चिढ़ उत्पन्न हो गई थी। अपने मन की यह चिड़चिड़ाहट, यह खीज वह घर में नौकर चाकरों की उपस्थिति में प्रकट नहीं कर पाती थी। कभी कभी कोई पड़ोसी आकर बैठती, फिर पूछती, बहू रानी नहीं दिख रही हैं? माँ अपना चेहरा और आवाज को संयत रखते हुए बोलती, बहू रानी पीहर गई है। अचानक ही चली गई? हाँ, उसकी जमशेदपुर रहने वाली बहन है, वो वहाँ पीहर में आई हुई है। कल उसके पिता का एक्सप्रेस लेटर आया था, जिसमें उन्होंने विनती की थी कि बहू को कुछ दिनों के लिए भेज दो, दोनों बहनें मिल लेंगी। इन्होंने भी कह दिया तो कल ही उसको रवाना कर दिया। कल रवाना कर दिया? अरे बहन जी, कल अमावस थी ना, कल क्यों भेजा? पड़ोसिन की बात सुनकर उनका मन आशंकाओं से दहल गया। उन्हें लगा कि ये पड़ोसन कब उठकर यहाँ से विदा हो तो वो राहत की सांस ले, क्योंकि पता नहीं और क्या क्या बकेगी। बात को संभालते हुए बोली, हाँ, मुझे ध्यान था इस बात का, लेकिन फिर हमने प्रस्थान निकाल के रख दिया था उसका। क्या करते, समधी जी ने बोला था, इसलिए भेजना पड़ा। फिर कोई बहाना करके वे वहां से उठ गई, तो पड़ोसिन को भी उठना ही पड़ा। अब माँ के मन में तरह तरह की आशंकाएं तांडव करने लगी। बहू अचानक चली गई, वो भी अमावस के दिन। कारण भले ही समझ में न आया हो, लेकिन बेचारी वो इतनी बात तो समझ गई कि बहू को अपने साथ में रहना पसंद नहीं, अपनी कही हुई बातें पसंद नहीं, अपने दिए संस्कार पसंद नहीं। पढ़ी लिखी न होते हुए भी इतना तो वो समझ गई थी कि बहू उनके साथ रहना नहीं चाहती। एक दिन वो संजीव से जी कड़ा करते हुए बोली, संजीव, अगर तुम्हारी पत्नी को हमारे साथ में नहीं रहना है तो तुम अलग गृहस्थी बसा लो। नहीं, किसी भी हालत में वो बात असंभव है माँ। संजीव ने आगे कहा, माँ, विवाह करके घर में एक नई बहू आती है वो इसलिए कि जो घर खड़ा है वह उसको अपने हाथ के सहारे से और अच्छी तरह से खड़े रहने में मदद करे, न कि उस घर के टुकड़े करने के लिए लेकर आते हैं बहू को। तुम ही बताओ। संजीव का अपने घर के प्रति, अपने माता पिता के प्रति आस्था और स्नेह देखकर माता का हृदय स्नेह और ममत्व से भर गया, लेकिन अपने घर और अपने माता पिता के प्रति अपनी निष्ठा बचाने में
बेचारे का पारिवारिक सुख, दाम्पत्य सुख नष्ट हो गया है, ये देखकर माता का हृदय डूबने उतराने लगा। थोड़ी देर वे चुप बैठी रही, अपने ही मन में समस्या का समाधान ढूंढने में जैसे लगी हूँ। फिर बोली, संजीव, अगले साल में हम दोनों काशी यात्रा और दूसरे तीर्थ क्षेत्र घूमने का विचार कर रहे हैं। हम लोग 6 महीने यहाँ नहीं रहेंगे। अगले साल की जगह हम सोचते हैं कि इसी साल निकल जाएंगे। अभी अगले महीने में हम 5-6 महीने यहाँ नहीं रहेंगे। हमारे जाने पर तू अपनी पत्नी को यहाँ ले आना, बहू आ जाएगी। संजीव चुप ही रहा। जानता था कि अहंकार के दर्प में जिस तरह से वो अपना बैग उठाकर यहाँ से चली गई थी, उस परिस्थिति में उसका तुरंत वापस लौटना एक असंभव सी बात थी। और वह किस हालात में, किस तरह की तूतू मैमे के बाद में यहाँ से निकल के गई थी, वह सब माँ को नहीं मालूम था। इसलिए माँ उसे ये सुझाव दे रही थी। उसने भी माँ को वो सब बताया नहीं था। बेचारी माँ कितनी भोली है। वे सोच रही थी कि पति पत्नी के बीच नॉर्मल झगड़े की शुरुआत हुई होगी और पत्नी रूठ कर मायके चली गई है। जवाब दिए बिना संजीव उठकर वहां जाने लगा। माँ ने उसे रोकते हुए कहा, संजीव, अरे उसे एक आध पत्र तो लिखो। बहू को जाके 4 महीने हो गए हैं, आखिर उसका क्या विचार है, वो चाहती क्या है, ये तो समझ में आए। ठीक है माँ, कहकर संजीव अपने कमरे में आ गया। पत्नी को पत्र लिखने की उसकी जरा भी इच्छा नहीं थी। जाने के बाद से आज तक पत्नी ने 2 लाइनें लिखकर एक पोस्टकार्ड तक उसे नहीं भेजा था। वैसे देखा जाए तो उसके पिता ने एक पत्र जरूर यहाँ पर भेजना चाहिए था, माँ पिता से क्षमा मांगनी चाहिए थी। लेकिन संजीव ने सोचा, जैसे उसके पिताजी अपनी प्रतिष्ठा को प्राण मानते हैं, वैसे प्रिया के पिता अपनी हीनता ग्रंथि से ग्रसित है। अगर मैं उसको पत्र लिखता हूँ तो उसके अहंकार की अग्नि को और हवा देने जैसा ही हो जाएगा। 2 दिन के बाद माँ ने फिर से पूछा, पत्र लिखकर भेज दिया? जब माँ ने 2-3 बार यही बात कही तो आखिर उसे पत्र लिखना पड़ा। पत्र एकदम 2 ही लाइन का लिखा उसने। प्रिया को पीहर जाके 4 महीने हो गए हैं, अब उसने वापस आ जाना चाहिए, बस। पत्र पोस्ट करते ही आशा की एक क्षीण रेखा उसके मन में जागने लगी। जिद्दी, गरम मिजाज, मुंहफट और घमंडी पत्नी प्रिया का दिमाग अब शायद थोड़ा शांत हो चुका होगा। उसे अपनी गलती भी समझ में आई होगी, पछतावा भी हो रहा होगा। मेरा पत्र मिलते ही वो तो दौड़ी चली आएगी, ये सोच के अब वह इंतजार करने लगा। 2-3 दिनों के बाद में ही प्रिया का पत्र आ भी गया। उसने बड़ी उत्सुकता से पत्र अपने कमरे में ले जाकर खोला। प्रिया का पत्र भी बहुत छोटा 2 लाइनों में लिखा हुआ था, जैसा उसने लिखा था। जिस घर से मैं अपमान सह के भूखे पेट बाहर निकली हूँ, मैं दोबारा अपना मान सम्मान खोने के लिए उस घर में मैं दोबारा पाँव नहीं रखूंगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपने आप के लिए 2 रोटी और 4 जोड़ कपड़े कमाने की हिम्मत में रखती हूँ। पत्र पढ़ते ही संजीव का माथा भड़क गया। इतना अहंकार, इतनी अकड़, नौकरी करने की इतनी विकृत चाहत, यही सोच थी तो शादी करने से पहले सोचना था, तो विवाह नहीं करना चाहिए था। अपनी हिम्मत पहले ही दिखा लेती। जब पोस्टमैन ने संजीव के हाथ में लेटर पकड़ाया था और संजीव उस पत्र को लेकर आशा भरी निगाहों से, उत्सुक कदमों से तुरंत चढ़ाव चढ़ के अपने कमरे में गया था, तब उसकी माँ ने देख लिया था। प्रिया गरम मिजाज की, जिद्दी है, फिर भी है तो मेरी बहू। एक बार उसका गुस्सा उतर जाए और वो घर वापस आए, चाहे किसी भी तरह, बस वो ये चाहती थी। काफी देर उन्होंने संजीव का इंतजार किया कि वो आकर उन्हें कुछ बताएगा। जब वो नीचे उतर के नहीं आया तो वही अपनी उत्सुकता रोक न पाई और ऊपर चली आई। संजीव अपने हाथ में पत्र लेकर बैठा हुआ था। संजीव, बेटा क्या लिखा है बहू रानी ने पत्र में? उसने कोई जवाब नहीं दिया। कब आने वाली है बहू, क्या कह रही है पत्र में? अब उसने गुस्से में जोर से जवाब दिया, वो नहीं आएगी, इस जन्म में तो नहीं आएगी। माँ ने भयभीत होकर पूछा, यानी मतलब वह, मतलब क्या? ये लो। ये कह के संजीव ने गुस्से गुस्से में पत्र अपनी माँ के हाथ में रख दिया।
माँ ने पत्र हाथ में लेकर खोल के पढ़ के देखा। थोड़ी देर कुछ बोली नहीं, एकदम अवाक सी संजीव की तरफ देखती रही। फिर गर्दन हिलाते हुए बोली, बेटा संजीव, नहीं बेटा, मैंने इस तरह का अजीब स्वभाव तो कभी नहीं देखा किसी का। पत्र में लिखा है कि खाली पेट घर से निकले। अरे घर से खाली पेट क्यों निकले? मैंने उस दिन उसे कितना कहा, लेकिन वो टस से मस न हुई, नीचे उतरी नहीं खाना खाने के लिए। मैंने कहा भी था कि कुछ थाली में ले आती हूँ तेरे लिए, यहीं खा लेना, पर नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। ऐसे जिद्दी स्वभाव से घर में किसी को भी क्या सुख मिल सकता है क्या? और आजकल तो उसने बिल्कुल हर काम में नकारे डालने का ही, मना करने का ही, जो मैं कहूंगी उसके उल्टा ही करने का सोच लिया था। जो मैं कहती उसमें ना, जो मैं कहूँ उसमें ना। अच्छी साड़ियाँ पहन तो नहीं, गहने पहन तो क्या बोलती है? मेरे पिता ने दहेज नहीं दिया ना तुम्हें, तो ये गहने मेरे शरीर पे मुझे कांटों के समान चुभते हैं। न साज, न श्रृंगार, न गहने, न अच्छे कपड़े, न बालों को ढंग से बनाना, ऐसी रहती थी। माँ रहने दो, कोयले को जितना घिसोगी ना उतना हाथ ही काले होने हैं। नहीं बेटा संजीव, मुझे कोयला घिसने की इच्छा भी नहीं है, लेकिन कोयला है घर में तो जहाँ तहाँ कोयले की कालिक उड़ती है, लेकिन लोगों को केवल कालिक दिखती है। घर के लोगों को ही असलियत मालूम होती है कि कोयला किसी ने छुआ नहीं है, अपने आप ही उड़ रहा है। माँ रहने दो, तुम ज्यादा मत सोचो। संजीव कई कई दिनों तक अपने कमरे में बैठा रहता। उसकी दाढ़ी बढ़ी, उसे कई बार कहने पर ही वह दाढ़ी बनाता। शून्य में नजरें गड़ाए बैठा रहता। माँ और पिता जब उसकी यह हालत देखते तो दोनों के कलेजे मुंह को आते। संजीव की पत्नी विवाह के 6 महीने बाद ही घर ससुराल छोड़ के अपने पीहर जाके बैठ गई है, ये बात हवा में दुर्गंध की भांति ही जल्दी आसपास फैल गई। लोग अपने अपने तर्क, अपने अपने राय आपस में कहने लगे। खूब नमक मिर्च लगाकर चर्चा करने लगे। वो इस तरह से अचानक क्यों निकल गई, अकेली क्यों निकल गई मायके? इस बारे में इसका कारण खोजने के लिए हर व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से अपने अपने तर्क बता रहा था। खूब चर्चा हुई और खूब बातें हुई, और सबका सार यही था कि बेचारी गरीब घर की बच्ची, उसका इस अमीर घर में कैसे निभाव लगता, वो इस अमीर घर में कैसे निभती। बेचारी प्रिया, सबकी सहानुभूति की पात्र प्रिया, आखिर क्या करे थी वह, थी कहाँ? मित्रों, कहानी का दूसरा भाग यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लग रही होगी। एक लाइक जरूर कीजिएगा। सभी लोगों की सहानुभूति प्रिया के साथ थी, क्योंकि अक्सर ही ऐसा होता है कि जब अमीर और गरीब के बीच में संघर्ष हो तो सामान्यतः सभी लोगों की सहानुभूति गरीब के पक्ष में जाती है। क्या वास्तव में प्रिया सहानुभूति की हकदार थी, या फिर संजीव और उसका परिवार सहानुभूति का हकदार था? प्रिया ने जिस तरह से व्यवहार किया था घर में, क्या वह एक सामान्य लड़की के लिए सही था, एक बहू के लिए उचित था? क्या संजीव अपनी पत्नी को परेशान करता था? क्या प्रिया की सास उसे परेशान करती थी, या प्रिया ने सबके दिलों में आतंक मचा रखा था, सबको परेशान कर रखा था? कहानी के बारे में भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।